सेकेंड इज प्रतिरोध का नियम। ठीक है, प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे, क्या था? यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा धारा प्रवाह समय, ठीक है, धारा प्रवाह का समय अगर कांस्टेंट कर दे, ठीक है, आई और टाइम को अगर कांस्टेंट कर दे, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होगा, हीट जो होगा, वो प्रतिरोध आर के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या दे सकते हैं? एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कब? जबकि टाइम और आई दोनों ही क्या हो? स्थिर हो। थर्ड लॉ क्या है? समय का नियम, थर्ड लॉ ऑफ टाइम। यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा प्रतिरोध आर स्थिर हो, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? समय के। ठीक है, टाइम का अनुपाती होगा, अर्थात एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कब? जबकि आर और आई कांस्टेंट हो। तो जूल का नियम का संयुक्त रूप से कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जब आई, आर तथा टी तीनों ही क्या हो? वेरी कर रहा हो, वेरिएबल हो। फर्दर इक्वल टू क्या? जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है? जे। लेकिन ये जे क्या होता है? 1/j से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जे से नहीं, 1/j से। ठीक है, जो कि जे जो आता है नीचे में आ जाता है, इसलिए एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बटा में जे कैलोरी, जहाँ जे क्या है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, और जे का मान बताए थे 9 में कितना होता है? 4.2 जूल पर कैलोरी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बटा में 4.2, और फर्दर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू 0.24, एच इक्वल टू 0.24। 1/42 को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.24 आई स्क्वायर आर टी कैलोरी। ये है हीट का फॉर्मूला। अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस आर होगा, टाइम टी समय के लिए फ्लो होगा, तो उसमें हीट कितना जनरेट होगा? 0.24 टाइम्स आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इतना कैलोरी। सेकेंड इज जूल के नियम से प्राप्त रूप एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपान जे कैलोरी को जूल के वर्क एनर्जी के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी यांत्रिक कार्य के फल से उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के प्रयोग से किसी को सम्मान किया जा सकता है। ठीक है, किसी कार्य को संपन्न किया जा सकता है, तो संपादित कार्य का परिमाण जो होता है ऊष्मा एक दूसरे के समानुपाती होता है। ये लॉ हम पढ़ाए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में 9 क्लास में। ठीक है, जब किसी कार्य से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उस उत्पन्न ऊष्मा जो होता है कार्य के समानुपाती होता है। हम लोग इस बात को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन होता है। ठीक है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन होता है। ये हम पढ़े थे कब? 9 में। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं? एच इक्वल टू डब्ल्यू अपान जे, जहाँ जे क्या है? एक स्थिरांक है, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वी इंटू क्यू। ठीक है, चार्ज द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज बटा में क्यू। और इसको क्या लिख सकते हैं? एच इक्वल टू वी इंटू क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो क्या हो जाएगा? वी इंटू आई टी। ठीक है, फर्दर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ओम्स के लॉ से, और ये आई टी तो रहेगा ही, बटा में जे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपान जे। ठीक है, फिर जे का वैल्यू पुट करेंगे, तो जे का मान 4.2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू 0.24 आई स्क्वायर आर टी। ये दो डेरिवेशन है, चाहे तो हम जूल्स के लॉ से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सभी को याद रखना है, और इससे कुछ न्यूमेरिकल जो होता है वो सॉल्व होगा।